Hello friends and welcome to the Exams Made Simple. So we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 19th of October 2025. 19 अक्टूबर 2025 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट छोटी सी ये रहेगी कि प्लीज़ डू लाइक द वीडियो। पता नहीं आप लोग लाइक क्यों नहीं करते हैं, क्या दिक्कत है आप लोग को, बट चलो दिवाली है, दिवाली के टाइम पे तो लाइक करना बनता है। प्लीज़ डू दैट फ्रॉम योर एंड। स्टार्ट करते हैं पहली न्यूज़ के साथ जो है फ्रंट पेज से। रेन फ्यूरी कॉजेज मैसिव डैमेज इन केरलास इडुक्की। तो केरला में एक जगह है इडुक्की, वहाँ पे बहुत ज़्यादा, केवल इडुक्की में नहीं पूरे केरला में ही कह सकते हैं कि रेनफॉल हुई, लेकिन इडुक्की स्पेशली बहुत ज़्यादा हिट रहा बिकॉज ऑफ द रेनफॉल। दो रीजन हैं यहाँ पे जो वाटर बॉडीज़ हैं जैसे कि वो बहुत ज़्यादा हैं, प्लस डैम के कारण भी कई बार ऐसा होता है। तो लेट्स सी कि क्या है इस यहाँ पे डैम कौन सा है। तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट डैम जो न्यूज़ में रहता है वो है मुल्ला पेरियार डैम। आप देख सकते हैं यहाँ पे द वाटर लेवल रोज बाय नियरली 6 फीट इन मुल्ला पेरियार डैम प्रॉम्प्टिंग तमिलनाडु टू ओपन द 13 शटर्स। तो यहाँ पर मुल्ला पेरियार डैम की बात कर लेते हैं। क्या है मुल्ला पेरियार डैम और किस तरीके से ये कंट्रोवर्सी में भी रहता है वो भी देखेंगे। तो मुल्ला पेरियार डैम जो है वो इट हैज़ कहते हैं कि इट हैज़ आउटलिव्ड इट्स लाइफ। क्यों ऐसा कहते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि एक कंट्रोवर्शियल मिशनरी ग्रेविटी डैम है, पेरियार रिवर पे बना है, केरला की इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में ही है। इसका जो फॉर्मेशन हुआ वो 1887 से 1895 के बीच में जॉन पेनिक्विक नाम के व्यक्ति ने करवाया। ब्रिटिश था, ऑब्वियस सी बात है। एंड वॉज कंस्ट्रक्टेड टू डाइवर्ट द वाटर फ्रॉम पेरियार बेसिन। याद रखिएगा, पेरियार बेसिन टू द वैगई रिवर बेसिन इन तमिलनाडु। तो पेरियार रिवर से वैगई रिवर के बेसिन में वाटर ट्रांसफर करने के लिए इसको बनाया गया था। और the Tamil Nadu has operated it under a 999 year lease agreement। तो इसको ऑपरेट तमिलनाडु करता है अंडर अ 999 year lease agreement with the former Travancore state। तो ट्रावनकोर के साथ इनकी पहले एग्रीमेंट था जिसमें 999 ईयर की लीज का है, ठीक है ना। ये भी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। केरला और तमिलनाडु के बीच में ये डिस्प्यूट का भी ये इशू रहता है बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी ऑफ द मुल्ला पेरियार डैम। तो जो मैंने फैक्ट्स बताए वो आप याद रखिएगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अगली न्यूज पे आते हैं। एवरी इंच ऑफ पाकिस्तान विद इन द रीच ऑफ ब्रह्मोस। जैसे कि आप फ्रंट पेज की ही दूसरी न्यूज देख रहे हैं, ब्रह्मोस के बारे में है ये। और ये कि लखनऊ में एक डिफेंस फैसिलिटी बनाई गई थी ब्रह्मोस को डेवलप करने के लिए, जिसने अभी ब्रह्मोस डेवलप कर भी लिया। तो यहाँ पे देखो लिखा भी हो, स्टेट ऑफ द आर्ट ब्रह्मोस बूस्टर बिल्डिंग इनॉग्रेटेड इन लखनऊ। तो याद रखेगा, बूस्टर बिल्डिंग इनॉग्रेटेड इन लखनऊ, पहले ऑलरेडी एक डिफेंस फैसिलिटी थी, ठीक है। तो ब्रह्मोस की बात चल रही है तो ऑब्वियस सी बात है ब्रह्मोस के बारे में आपको बताऊंगा कि एक लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर कैपेबल सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर कैपेबल सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, मतलब कि न्यूक्लियर वॉरहेड्स आप इस पर ट्रांसफर कर सकते हैं। और ये सुपरसोनिक है। मैंने पहले भी आपको बताया है सुपरसोनिक क्या कैसे होता है। तो इसमें होता है स्पीड ऑफ साउंड जो होता है, स्पीड ऑफ साउंड जो होता है उसको हम मानते हैं 1 मैक मानते हैं, ठीक है ना। तो स्पीड ऑफ साउंड अगर 1 मैक है तो अब इसमें कैसा होता है कि अगर लेस देन 1 मैक स्पीड है, लेस देन 1 मैक का मतलब होता है सबसोनिक, ठीक है ना, सबसोनिक। अगर इक्वल्स टू 1 मैक है तो इसको बोलते हैं ट्रांसोनिक। अगर मोर देन 1 मैक है लेकिन लेस देन 5 मैक है तो इसको हम बोलते हैं सुपरसोनिक। और अगर मोर देन 5 मैक है तो हम बोलते हैं हाइपरसोनिक। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा कि स्पीड की बेसिस पे कैसे हम डिफरेंशिएट करते हैं। बाकी ये लॉन्ग रेंज है ये भी आपको पता होना चाहिए। और ब्रह्मोस का नाम, ब्रह्मोस जो पड़ा है वो इंडिया और रशिया के रिलेशन के कारण पड़ा। ब्रह्म इज फ्रॉम ब्रह्मपुत्र एंड मॉस इज फ्रॉम मॉस्कवा रिवर। मॉस्कवा रिवर है जो कि रशिया में है, तो वहां से है। ब्रह्मपुत्र इंडिया की है, मॉस्कवा रशिया की है ना। तो याद रखिएगा दिस इज हाउ द नेम ब्रह्मोस इज देयर, है ना, क्योंकि इंडिया रशिया के कोलैबोरेशन से ही बना है। आगे मूव करते देखते और क्या इंपॉर्टेंट है। अनडिटर्ड बाय द रीसेंट लैंडस्लाइड्स वेस्ट बंगाल टूरिस्ट रिटर्न टू द हिल्स। तो वेस्ट बंगाल में जो टूरिज्म है वो बढ़ रहा है। एक अभी बीच में लैंडस्लाइड हुई थी, थोड़ा बीच में डिप आया था, लेकिन फिर से बढ़ रहा है। लेकिन ये मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि आपको बस टूरिज्म के बारे में बता दूं, ये मैं बता रहा हूँ यहाँ पे एक प्लेस है जिसका नाम है संदाकफू। याद रखिएगा, दार्जिलिंग में एक जगह है संदाकफू इज अ प्लेस इन दार्जिलिंग विच इज नॉट जस्ट अ डेस्टिनेशन, ऐसा ये लोग कहते हैं। इसके बारे में बताना था। संदाकफू याद रखिएगा, इट इज द हाइएस्ट पॉइंट इन वेस्ट बंगाल। दार्जिलिंग में है, इट इज द हाइएस्ट पॉइंट इन वेस्ट बंगाल।
पर्च एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 11,930 फीट, 11,930 फीट पर है, एंड इट इज फेमसली कॉल्ड द स्लीपिंग बुद्धा व्यू पॉइंट। इसे स्लीपिंग बुद्धा व्यू पॉइंट भी कहा जाता है। एंड यू कैन सी 4 ऑफ द वर्ल्ड्स 5 हाईएस्ट पीक्स हियर। वर्ल्ड के 5 में से 4 हाईएस्ट पीक्स आप यहाँ से देख सकते हो, जिसमें एवरेस्ट आता है, कंचनजंगा आता है, लाहोत्से आता है, मकालू आता है। तो यू कैन सी द पीक्स from this place, याद रखिएगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। एंड इट इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ वेस्ट बंगाल, संदाकफू। इसको जरूर याद रखिएगा। आई होप यू विल रिमेंबर दैट एज वेल। जो इसको बोलते हैं स्लीपिंग बुद्धा, वो भी आप याद रखिएगा, कई बार ऐसा पूछा जा सकता है क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये न्यूज आपको बताई, बिकॉज ऑफ द संदाकफू, ये न्यूज में था, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। अगली है गुडलूर्स वॉयलेट रिवाइवल, द कुरिंजी ब्लॉसम्स अगेन। तो यहाँ पे गुडलूर नाम की जो जगह है आपके तमिलनाडु में, यहाँ फिर से कुरिंजी फ्लावर्स ग्रो कर रहे हैं। और अभी जो हम कुरिंजी की बात करेंगे उसका नाम है स्ट्रॉबिलैंथस सेसिलिस। याद रखिएगा, लिखिए इस चीज को, क्योंकि 2 तरीके के स्ट्रॉबिलैंथस है। कुरिंजी भी 2 तरीके के, मतलब कुरिंजी वैसे तो बहुत तरीके के हैं, पर जो फेमस है वो 2 हैं। तो याद रखिएगा, ये है स्ट्रॉबिलैंथस सेसिलिस, जो कि 8 साल में ब्लूम करता है। हर 8 साल में ब्लूम करता है स्ट्रॉबिलैंथस सेसिलिस कुरिंजी फ्लावर। ये वही नीलगिरी वाला रीजन है, गुडलूर तमिलनाडु का, याद रखेगा। एंड इसके अलावा दूसरा जो है वो है नीला कुरिंजी। नीला कुरिंजी मतलब स्ट्रॉबिलैंथस कुंथियाना, ये भी लिख लीजिए, स्ट्रॉबिलैंथस कुंथियाना, जो कि हर 12 साल में ब्लॉसम करता है। याद रखिएगा, स्ट्रॉबिलैंथम सेसिलिस हर 8 साल में ब्लॉसम करता है। नीला कुरिंजी जो कि स्ट्रॉबिलैंथस कुंथियाना है, वो हर 12 साल में आपका ब्लॉसम करता है, ठीक है ना। एंड यहाँ देखो लिखा भी है, देयर आर नियरली 60 कुरिंजी स्पीशीज एंडेमिक टू द वेस्टर्न घाट। केवल वेस्टर्न घाट में 60 तरीके की कुरिंजी हैं, और कुछ की एनुअल फ्लावरिंग होती है, कुछ की 4 साल में, कुछ की 8 साल में, कुछ की 10 साल में, कुछ की 12 साल में। ये जो 2 नाम थे ये इंपॉर्टेंट आते थे, इसलिए मैंने आपको बता दिया। At IMO, 57 nations vote for delaying framework for carbon free shipping। तो यहाँ पे हम बात चल रही है, थोड़ा सा मैं बता दूं। देखो, एक वोट होना था IMO यानी कि इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन में। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन 1948 में बनी थी, और ये शिपिंग इंडस्ट्री के लिए बनाई गई थी, है ना। इंटरनेशनल शिपिंग को मॉनिटर में हैंडल करने के लिए बनाई गई थी, और ताकि यूएन की बॉडी है ना, ये भी आपको याद रखना है कि ये यूएन की बॉडी है। लंदन में इसका हेडक्वार्टर है। हेडक्वार्टर कहाँ पर इसका? लंदन में। तो आप कुछ फैक्ट लिख लीजिए, जैसे 1948 का फॉर्मेशन लिख लीजिए, लंदन में इसका हेडक्वार्टर है लिख लीजिए, वर्ल्ड की जो शिपिंग है उसको मैनेज करने का काम करता है। तो अब ये क्या था, बेसिकली इसको बनाया गया था, ठीक है। अब यहाँ पे एक वोटिंग होनी थी, अभी रिसेंटली बहुत दिनों से इस पर डिस्कशन चल रहा था। ये वोट होना था कि शिपिंग इंडस्ट्री को फॉसिल फ्यूल के यूज से दूर रखना है, ताकि हम नेट जीरो बना दे शिपिंग इंडस्ट्री को बाय 2050, ठीक है ना। शिपिंग इंडस्ट्री को फॉसिल फ्यूल फ्री बनाने के लिए 2050 तक ये वोटिंग होनी थी। अब देखो, पहले ज्यादा कंट्रीज इसमें हाँ कर रही थी कि हाँ ठीक है हम करेंगे। देखो लिखा भी है, उस समय जब डिस्कशन चल रहे तो 63 कंट्रीज कह रही थी यस, उसमें 27 यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज भी थी, ब्राजील, चाइना, इंडिया, कनाडा, यूके, कोरिया, जापान, सब ने हाँ किया था। और 16 कंट्रीज उस समय अगेंस्ट जा रही थी, बोल रही थी नहीं आ रहा, नहीं करना चाहिए। उसमें यूएसए थी, ठीक है। फिर जब ये सब हुआ तो यूएसए ने प्रेशर करना शुरू कर दिया कि वोटिंग होगी, और आप लोग अगर हम इसके फेवर में वोट करोगे तो मैं गुस्सा हो जाऊंगा, मैं आपके ऊपर सैंक्शन लगा दूंगा। फिर से यही चीज होने लगी, है ना। फिर अभी जब फाइनली जब वोटिंग हुई तो वोटिंग में बिल्कुल आंकड़े नंबर चेंज हो गए। केवल 57 कंट्रीज है जिसने फेवर में वोट किया, 49 ने अगेंस्ट में किया, 21 ने वोटिंग ही नहीं की। ये सब हुआ। तो इट वॉज आईएमओ's फेलियर टू अडॉप्ट दिस फ्रेमवर्क, है ना। तो ये यूनाइटेड नेशन एजेंसी का एक फेलियर है कि उन्होंने अडॉप्ट नहीं कर पाया इस चीज को, शिपिंग इंडस्ट्री को दूर करना उससे, किससे? आपके फॉसिल फ्यूल के यूज से, ठीक है। जैसा मैंने आपको बता दिया, जेनेवा कॉन्फ्रेंस ऑफ 1948 के बाद यूनाइटेड नेशन ने इसे एस्टैब्लिश किया था। पहली मीटिंग हालांकि आईएमओ की 1959 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका लंदन, यूनाइटेड किंगडम में है, एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द शिपिंग इंडस्ट्री, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ शिपिंग इंडस्ट्री। इसके अलावा मैरीन पोल्यूशन को भी ये चेक करता है ना। याद रखिएगा, ऑल दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। 174 मेंबर्स हैं करंटली, जो मेंबर्स हैं वो 174 हैं, ये भी आप याद रखिएगा। फेस्टिवल विवन इन फ्लावर्स, तो यहाँ बात चल रही है एक फेस्टिवल की जो फ्लावर्स के थ्रू होता है। तो ये है
तेलंगाना में एक जगह, तेलंगाना का एक फेस्टिवल, इसको हम बोलते हैं बाथू कम्मा। इट इज अ सेलिब्रेशन ऑफ इंट्रिंसिक बॉन्ड बिटवीन अर्थ, वाटर एंड ह्यूमन काइंड। तो ये अर्थ, वाटर और ह्यूमन काइंड के बीच की बॉन्ड को सेलिब्रेट करता है बाथू कम्मा। तेलंगाना का याद रखिएगा, इट इज अकॉर्डिंग टू द सतवाहना कैलेंडर। द 9-day फेस्टिवल बिगिंस एट भद्रपद पूर्णिमा, जिसको हम महालय अमावस्या या पितृ अमावस्या भी कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। एंड इट कंक्लूड्स ऑन द दुर्गाष्टमी, दुर्गाष्टमी के दिन ये खत्म होता है, ठीक है। सतवाहना कैलेंडर के अकॉर्डिंग द 9-day फेस्टिवल है, भद्रपद पूर्णिमा के दौरान ये सेलिब्रेट होता है एंड कंक्लूड करता है दुर्गाष्टमी के दिन। बाथुकम्मा याद रखिएगा, अर्थ, वाटर एंड ह्यूमन काइंड के बीच का एक बॉन्ड सेलिब्रेट करता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। इट इज तेलंगानास कल्चरल आइडेंटिटी एंड फेमिनाइन स्पिरिट एज वेल। इसमें फ्लोरल स्टैक्स और फ्लावर्स का बहुत बड़ा यूज रहता है, तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। बाथुकम्मा के बारे में मैंने आपको बता दिया, जगह बता दी, क्या है बता दिया, ऑल दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। अगले टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक है हाउ आर इंडिया तालिबान रिलेशंस चेंजिंग। अब यहाँ पे बात चल रही है भारत और तालिबान के बीच के जो रिलेशंस हैं वो कैसे चेंज हो रहे हैं। सबसे पहली बात तो अभी आपको पता होगा, ये व्यक्ति जो दिख रहा है जयशंकर जी के बगल में, वो हैं अफगान के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर आमिर मुत्ताकी, है ना, जिनको अभी वेवर मिला था यूएन से ताकि वो इंडिया विजिट कर सके। हालांकि क्यों वेवर की जरूरत पड़ी वो बता दूं आपको कि ये जो है मुत्ताकी जी यूएनएससी की कंसोलिडेटेड सैंक्शन लिस्ट में है। 2001 से ही ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की लिस्ट में है, हिट लिस्ट में है, और इनको अगर कहीं ट्रेवल करना होता है तो पहले इनको वेवर चाहिए, है ना, टू ट्रेवल इंटरनेशनली। इस कारण से इनको वेवर मिला, फिर ये आए। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, पहले इंडिया जो है वो तालिबान को रिकॉग्नाइज नहीं करता था। हालांकि इंडिया अभी भी डजंट रिकॉग्नाइज द इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान। अभी भी ये इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान जो नाम बदला गया था उसको एक्सेप्ट नहीं करता है ना, सिंस तालिबान रीनेम्ड इट इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान। लेकिन फिर भी आमिर मुत्ताकी को फुल डिप्लोमेटिक ऑनर्स दिए गए थे, है ना, जबकि डिप्लोमेटिक रिलेशन है नहीं, फिर भी फुल डिप्लोमेटिक ऑनर्स दिए गए थे। इसके अलावा मैं आपको कुछ चीजें और बता दूं, जैसे कि हमने वादा किया उनसे कि हम अब जो हमारा जो अभी तक मिशन था उसको हम अब प्रॉपर एक एम्बेसी के रूप में कन्वर्ट करेंगे, है ना, तो दे विल बी कन्वर्टिंग इट इनटू द एम्बेसी स्टेट एज वेल। जैसे कि यहाँ पे लिखा भी है, अनाउंस दैट इंडियाज प्लान टू अपग्रेड द टेक्निकल मिशन इन काबुल टू एन एम्बेसी। टेक्निकल मिशन जो है काबुल में अभी टेक्निकल मिशन के नाम से है, उसको एम्बेसी में कन्वर्ट करेंगे। प्लस हम 20 एम्बुलेंस देने की हमने बात की अफगानिस्तान को, और एक हमने ये भी कहा कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, वाटर प्रोजेक्ट और ह्यूमैनिटेरियन एड में हम असिस्ट करेंगे। ये सारी चीजें हमने की हैं। पहला चीज आपको बताना है कि क्यों हमने ऐसा किया है, तो इसके 2-3 रीजंस हैं। लेट्स सी द रीजंस। फर्स्ट रीजन जो है वो है आपका अफगानिस्तान या तालिबान के किसी थ्रेट को खत्म करना, ठीक है ना, क्योंकि ऑब्वियसली बात है हम अफगानिस्तान के साथ भी बॉर्डर शेयर करते हैं, एंड तालिबान के साथ भी अगर हमारा थ्रेट शुरू हो जाएगा तो ऑब्वियसली बात है हम म्यांमार में ऑलरेडी एक मिलिट्री रिजीम चल रही है। चाइना का भरोसे नहीं रहते कब अटैक कर दे, पाकिस्तान का भरोसा नहीं है कब अटैक कर दे, ठीक है ना। नेपाल में ऑलरेडी बहुत जनजी प्रोटेस्ट के बाद से बहुत ज़्यादा अफरा तफरी मची हुई, तो हम बहुत ज़्यादा वो अफगानिस्तान का बॉर्डर भी नहीं फंसाना चाहते हैं। तो दैट इज़ द फर्स्ट रीज़न। सेकेंड रीज़न इज एनिमी इज एनिमी, क्योंकि पाकिस्तान के दुश्मन है ना अफगानिस्तान, तो हम उसको दोस्त बनाना चाहते हैं, तो एनिमी इज एनिमी वाला पॉइंट भी है सेकेंड। थर्ड है ट्रेड एंड ट्रांसफर वाला पार्ट। ऑब्वियसली बात है क्योंकि पाकिस्तान हमको ट्रेड के लिए अपनी ज़मीन यूज़ करने नहीं देता है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो फिर उस पर अफेक्ट होती हैं। तो फॉर दैट रीज़न ऑल्सो हम अफगानिस्तान के थ्रू कुछ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे रीज़न है। प्लस ऑब्वियसली बात है एक मार्केट और एक इकोनॉमिक ट्रेड वाला जो रीज़न है वो हमेशा रहता है ना। प्लस इंडिया ऑब्वियसली बात है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के रूप में काम करता है अफगानिस्तान में, तो ये भी उन्होंने दिया है कि अगर हम तालिबान के साथ रिलेशन इस्टेब्लिश नहीं करेंगे तो हम अफगानिस्तान में अच्छा काम नहीं कर पाएंगे। सो दैट इज़ अनदर रीज़न वाई इंडिया डज दैट। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि पहले और अभी में क्या चेंज है। जैसे मैंने आपको बताया पहले नहीं रिकॉग्नाइज करते थे, हालांकि अभी भी हमने कोई अनाउंसमेंट नहीं किया है कि हम वहाँ पे उनको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं इस्लामिक एमिरेट स्टेट्स को, लेकिन कहीं ना कहीं हम उसी राह पे हैं। हम इनको फुल डिप्लोमेटिक ऑनर्स दे रहे हैं, हम अपने टेक्निकल मिशन को एक एम्बेसी में कन्वर्ट करने वाले हैं, तो ये कहीं ना कहीं हिंट है व्हाट इज कमिंग फॉरवर्ड, है ना, क्या आने वाला है उसका एक हिंट है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ और अगर फैक्ट है तो मैं आपको देख के बता देता हूँ। मैंने लिखा था नोट्स में, लेकिन मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, ठीक है ना। ठीक है।
हाँ, एक चीज़ ज़रूर थी कि इस पूरे डिस्कशन में आमिर मुत्ताकी के साथ जो डिस्कशन हुआ उसमें कहीं पे भी विमेन राइट्स की बात नहीं की, दोनों ने ही नहीं की, क्योंकि ऑब्वियस बात है तालिबान में जो विमेन का स्टेटस है बहुत ज़्यादा अच्छा है नहीं, तो इंडिया उस चीज़ को मुद्दा लाना नहीं चाहता था एंड इसलिए उन्होंने बात भी नहीं की। तो देख सकता है आप लोग को थोड़ा डबल स्टैंडर्ड्स भी रहते हैं कई बार। ठीक है, आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यहाँ पर एक है, द मोस्ट एंशिएंट इंडियन वुल्फ इज सेड टू बी अ न्यू स्पीशीज नाउ। तो एक वुल्फ की स्पीशीज है जिसका नाम है, देख इंडियन वुल्फ, जिसको नाम है कैनिस ल्यूपस पेलिपस, याद रखेगा, द इंडियन वुल्फ कैनिस ल्यूपस पेलिपस। एंड इसकी पॉपुलेशन बहुत ड्विंडल करती है, लगभग 3000 इंडिविजुअल्स के आसपास है इंडिया और पाकिस्तान को मिला करके। एंड नाउ इट इज लाइकली टू बी क्लासिफाइड एज अ न्यू स्पीशीज बाय द IUCN। ठीक है ना, अभी तक इसको क्या कहते थे, इसको जो इंडियन वुल्फ है इसको ग्रे वुल्फ के अंदर ही काउंट किया जाता था, इंडियन वुल्फ को ग्रे वुल्फ के अंदर ही काउंट किया जाता था, लेकिन इसको अलग स्पीशीज माना गया है। इट इज द ओल्डेस्ट लिविंग लीनिएज ऑफ द वर्ड्स वुल्फ एंड इसको अब अलग स्पीशीज के रूप में काउंट किया जाएगा। IUCN ने फैसला लिया है, पिछले 20 से 30 सालों से ये मुहिम चल रही थी कि इसको अलग स्पीशीज के रूप में काउंट किया जाए। याद रखिएगा, इंडियन वुल्फ इंडिया में ऑलरेडी शेड्यूल 1 स्पीशीज है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत, ये याद रखिएगा, इट इज ऑलरेडी प्रोटेक्टेड अंडर शेड्यूल 1। ठीक है, अगली है माइक्रोबियल लिंक बिटवीन आर्सेनिक इन सॉइल, लोअर राइस यील्ड अनकवर्ड। अब यहां पर बात चल रही है राइस, आर्सेनिक और एक माइक्रोब के बीच में। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहली बात, 2 तरीके के माइक्रोब्स का नाम यहां पे लिया जाएगा। एक है आर्सेनिक मिथाइलेटिंग बैक्टीरिया और दूसरा है आर्सेनिक डीमिथाइलेटिंग आर्किया। ठीक है ना, तो मिथाइलेटिंग और डीमिथाइलेटिंग के बीच में है। तो देखो, अब मैं सिंपल सा रिलेशन बताता हूं। अगर सॉइल है, ये सॉइल है, सपोज करो सॉइल में आर्सेनिक थोड़ा बहुत मात्रा में है, अगर वहां पे बैक्टीरिया मिथाइलेटिंग बैक्टीरिया आता है तो वो आर्सेनिक के कंटेंट को और बढ़ा देता है, और सॉइल में ये क्या बढ़ाता है, सॉइल में ये DMA करके एक टॉक्सिक है उसको और ज्यादा बढ़ा देता है, DMA को एक्यूमुलेट करता है। देखो लिखा भी है, आर्सेनिक मिथाइलेटिंग जो बैक्टीरिया है, इट इंक्रीजेस द लेवल्स ऑफ DMA एंड इट्स डेरिवेटिव DMMTA और DMA को बढ़ा देता है सॉइल में, जो कि न केवल आर्सेनिक के लेवल को बढ़ाते हैं बल्कि राइस को खत्म कर देते हैं। ठीक है ना, और वहीं पे अगर सॉइल में आपका डीमिथाइलेटिंग बैक्टीरिया है, डीमिथाइलेटिंग बैक्टीरिया है, तो वो फिर उसको कम करते हैं और राइस के यील्ड को बढ़ाते हैं। तो किस तरीके से माइक्रोब्स की आर्सेनिक के साथ लिंक है और उसकी फिर राइस के यील्ड पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, वो चीज यहां पे लिखी है। अगला टॉपिक है एंट्स डिफेंस अगेंस्ट डिसीज इंक्लूड्स द नेस्ट। अब यहां पे हम बात चल रही है ब्लैक गार्डन एंट्स की। ब्लैक गार्डन एंट्स का नाम है लेसियस नाइजर, याद रखिएगा, लेसियस नाइजर। एंड इसके बारे में ये कहा गया है कि इनको जब भी किसी डिसीज से बचना होता है, किसी स्प्रेड ऑफ डिसीज से बचना होता है, तो फिर ये अपना नेस्ट का जो आर्किटेक्चर है उसको चेंज कर देते हैं, नेस्ट के स्ट्रक्चर को चेंज कर देते हैं। इस बिहेवियर को बोलते हैं आर्किटेक्चरल इम्यूनिटी। मतलब आपने अपने आप को बचाने के लिए, इम्यून करने के लिए किसी डिसीज से अपने आर्किटेक्चर को चेंज किया, अपने नेस्ट को चेंज किया, उसके स्ट्रक्चर को चेंज किया, उसको बोलते हैं आर्किटेक्चरल इम्यूनिटी बोलते हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट, याद रखना है इसको। एंड जब भी किसी एंट्स को फंगल पैथोजन अटैक करता है तो फिर वो नेस्ट ऐसा बनाते हैं विद एंट्रेंसेस फार्दर अपार्ट एंड टनल्स अरेंज्ड इन वे टू रिड्यूस द कांटेक्ट। तो फिर वो अपने स्ट्रक्चर को ऐसा बना लेते हैं कि उसमें टनल्स होती हैं, टनल्स को दूसरे से दूर रखा जाता है, एंट्रेंसेस दूर रखते हैं ना, ताकि रिस्क रिड्यूस रहे फैलने का। तो काफी अच्छी चीज है, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, काफी कुछ सीखने को मिला होगा। आर्किटेक्चरल इम्यूनिटी के बारे में आपने जाना, माइक्रोबियल लिंक के बारे में जाना, इंडियन वुल्फ स्पीशीज के बारे में हमने आपके साथ डिस्कस किया। इसके अलावा हमने इंडिया तालिबान के चेंजिंग रिलेशंस, बाथुकम्मा फेस्टिवल के बारे में डिस्कस किया। हमने IMO के बारे में देखा, नीला कुरिंजी और स्ट्रोबिलैंथस सेसिलिस के बारे में देखा, स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना के बारे में देखा, है ना। और इसके अलावा हमने संदाकफू, जो कि साइलेंट बुद्धा के रूप में है, वो भी हमने देखा। एंड हमने ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में जाना, प्लस हमने मुल्ला पेरियार के बारे में जाना। सो दैट इज इट फॉर द डे। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।